अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सबसे पहले आज की कहानी शामिल करेंगे और ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसमें जो दो दोस्त थे वो एक छोटे से गांव में रहते थे और वो काम से किसी शहर चले गए। जब वापस गांव लौट रहे थे तो उन्हें किसी गाँव पहुँचने के लिए घने जंगल से होते हुए गुजरना था। इत्तेफाक से हुआ ये कि उनमें से एक दोस्त को प्यास लगी और वो पानी ढूंढने के चक्कर में रास्ता भूल गया। थोड़ी ही देर बाद जो है ना वो रात हो गई और दोनों की नज़र एक जो है वो गुफा पे पड़ी जो चारों तरफ से घने दरख्तों से छुपी हुई थी। इस गुफा को देखते ही दोनों को ये ख्याल आया कि रात गुजारने के लिए इससे बेहतरीन जगह कोई और नहीं हो सकती। तो पहले उन दोनों ने लकड़ियाँ ढूंढी ताकि गुफा में आग जलाई जा सके और फिर वो दोनों उस गुफा के अंदर चले गए और जहाँ पर आग जलाने का उन्होंने इंतज़ाम करना था। बहरहाल बिल्कुल अंधेरा था जंगल में और कुछ जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। उन दोनों में से एक जो दोस्त था वो डरने लगा, घबराने लगा और परेशान हो गया, क्योंकि जिनों भूतों की कहानियाँ और कुछ दोस्तों से भी सुनी हुई थी। रात में जंगल का जो वक्त है वो भी इंतहाई भयानक जो है ना वो मंजर पेश कर रहा था और ये भी सुना हुआ था कि भयानक आत्माएं यानी रूहें जो हैं वो भी इन जंगलों में भटका करती हैं। ये सारी कहानियाँ उन्होंने सुन रखी थी। तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने भूत और जिन की बातें जो है ना वो दिमाग में आ रही थी। तो उसके दोस्त ने कहा कि भाई तुमने कभी किसी भूत को जिनको देखा है क्या, जो तुम इतना डर रहे हो? तो उसने कहा नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने ऐसा कुछ देखा है। तो उसके दोस्त ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की और बोला कि आप सो जाओ, मुझे भी सोने दो, बहुत नींद आ रही है। और इतना कहकर उसका दोस्त लेट गया। थोड़ी देर में सो भी गया। उसका दोस्त जो अंदर से जिसको डर लग रहा था और बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहा था वो नहीं सो पा रहा था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे ये लग रहा था कि शायद कोई यहाँ पर है जो उसे छुप छुप कर देख रहा है और इसकी वजह से जो है ना कुछ परछाइयाँ सी उसको लगने लगी, क्योंकि ज़ाहिर है आग जब हम जलाते हैं तो कभी ऊपर नीचे जो है उसकी जब आ रही थी शुआएँ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शेड्स बन रहे हों और कोई है वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर कुछ घंटे ऐसे ही चलता रहा, बहुत थका हुआ था, उसको भी आँख लग गई। नींद में उसने क्या देखा कि कुछ ही देर के बाद उसे ख्वाब आया और उस ख्वाब के अंदर वो देखता है कि एक बहुत ही भयानक जो है वो परछाई है जो उसकी तरफ बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते ऐसे नज़र आ रही है जैसे जैसे वो उसमें धंसता जा रहा है और डरता चला जा रहा है और वो परछाई बड़ी होती नज़र आ रही है। बड़े बड़े नाखून है उसकी, बहुत ही भयानक सी शक्ल है और उसके गले की तरफ बढ़ रहा है और वो भी उसके जो हाथ है वो उसके गले की तरफ पहुंचने वाला था कि वो घबरा कर उठ गया और उसने चीख मारी। अपने दोस्त की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपने दोस्त को झंझोड़ कर उठाया तो जो कि सो रहा था, उसने अपने दोस्त को बताया कि उसने ये सब कुछ देखा है। तो दोस्त उसका हंसने लगा और दोस्त जो है उसको समझाने लगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो जो है ना तुम्हारे अंदर जो डर बैठा हुआ है वो तुम्हारे अंदर इस ख्वाब की सूरत में आ रहा है। थोड़ी देर के बाद जो है ना वो फिर सो गया। फिर उसने दोबारा वही जो है ना परछाई को ख्वाब में देखा, बहुत ज़्यादा डरने लगा। तो और डरते डरते जो है उसको ये हुआ कि उसकी तो रातों की नींद ही उड़ गई। फिर जो है ना क्या हुआ कि उसे ना दोस्त की बात याद आई, नींद में आई ख्वाब में, और फिर उसने कहा कि नहीं अब मैं इसका ना मुकाबला करूँगा। तो उसने देखा कि उसने ख्वाब में और या नींद के गुनूदगी में कहता रहा कि नहीं मैं अब तुमसे नहीं डरता और मैं नहीं डरूंगा और मुझे सोना है। वो बार बार ये चीज़ रिपीट करता रहा देखता रहा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा था कि वो जो है ना जो शेड है वो उससे दूर जाने लगा। जो परछाई जिसको लग रहा था जिसके करीब आ रही है, उसका गला दबा रही है, उसको मारने की कोशिश कर रही है और देखते 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 वो परछाई ख़त्म हो गई। तो इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है, हम सीखते क्या हैं? बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जब कोई हमारे अंदर का डर होता है, खौफ होता है, कोई डरने वाली बात होती है तो हम उसको अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि वो हमारे सरों पर सवार हो जाती है। हम जो है ना उन चीज़ों से डरने लग जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस खौफ का, डर का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें हमसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। जो वसवसे, जो खौफ, जो जिस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं दिमाग में, वो सब दूर हो जाती हैं। तो जब तक आप डरते रहेंगे, आप जो है ना उस खौफ में का शिकार रहेंगे। जब आप डट कर मुकाबला करने की तरफ बढ़ेंगे और चाहेंगे कि मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ और जी हाँ मैं इसको करने की सलाहियत भी रखता हूँ, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर भी देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर जाएंगे। तो आज की कहानी ये थी। आज की कहानी के साथ साथ हम जो है वो की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो जनाब ये कि कराची के अवाम के लिए खुशखबरी है। बसों की जो नई खेप है वो भी कराची पहुंच रही है और ये कहा गया है कि महकमा ट्रांसपोर्ट में बहुत जल्द नए रूट्स का इफ्तिताह किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन साहब ये कह रहे हैं और उन्होंने बताया कि और ज़्यादा बसेस लाने का काम हो रहा है और रूट्स के ऊपर ये बसें हमें चलती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की सदारत सिंध में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ और इस इजलास
इजलास के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मिनट्स इसके सामने आए, जिसमें हमने देखा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, शर्जील मेमन साहब, वज़ीर तवानाई नासिर शाह, वज़ीर दाखिला और बहुत सारे लोगों की ज़ेर तो आसिफ अली जरदारी साहब की हुआ, लेकिन बहुत सारे इसमें जो है वज़रा मौजूद थे। हुआ ये कि जनाब इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें ज़ेर गौर हैं। बड़े पैमाने पर मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने की बात हुई है। उसके अलावा ये कहा गया है कि जो भी पुलिस अफसरान की तैनाती होगी 1 साल तक उनकी कारकर्दगी पर कड़ी नज़र रखी जाएगी कि वो किस तरह की कारकर्दगी दिखा रहे हैं। ख़ास तौर पर अमन व अमान के हवाले से जो तशवीश का इज़हार किया गया था कराची में, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नजर सानी की गई है। कराची को जंगी बुनियादों पर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए दोबारा कहा गया है, सेफ सिटी बनाने के लिए कहा गया है और इस पर कहा है कि किसी किस्म का भी कोई दबाव बर्दाश्त ना करें। आसिफ अली जरदारी साहब का ऐसा कहना है, स्ट्रीट क्राइम को रोका जाए और उन्होंने ये भी कहा है कि स्पेशल ऑपरेशंस किए जाएँ, कब्जे छुड़वाए जाएँ, नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने का काम शुरू किया जाए, मंशियात स्कूल्स तक पहुँच गई है उसको ख़त्म किया जाए। ये सारी चीज़ें जो है ना वो ज़ेर गौर आई ताकि जो कराची के हालात हैं और जो कराची में बढ़ती हुई क्राइम की सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जा सके। इस बैठक में ये अहम चीज़ हमें नज़र आई। इसके अलावा एपेक्स कमेटी सिंध का भी हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है और आज सुबह 9 बजे वज़ीर हाउस में ये इजलास तलब किया गया था, कुछ ही देर में शुरू भी हो जाएगा। अहम फैसलों के हवाले से इसमें भी अमन व अमान के हवाले से और चीज़ों के हवाले से जो है वो मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब ने जो है गवर्नर सिंध से भी मुलाकात की और जराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दाम यकीनी बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस में ये मुलाकात जारी रही और अमन व अमान के हवाले से यहाँ पर भी गुफ्तगू हुई, सियासी और माशी सूरत हाल के हवाले से भी जो है ना वो गुफ्तगू की गई और ये आप देख भी रहे हैं उसके मनाजिर भी यहाँ पे हमें इस मीटिंग के नज़र आ रहे हैं। तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए कराची और सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए काम करने के लिए इजहार ख्याल किया गया और चीज़ों को एक्सचेंज किया गया। तो जनाब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, कल हमने हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा देखी। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब ने जो है बतौर PCB चेयरमैन नेशनल कराची स्टेडियम का दौरा भी किया, सहूलियात का जायज़ा लिया और उन्होंने कहा कि इसको बेहतर बनाया जाएगा, मज़ीद इसको अपग्रेड करने के लिए जो है वो काम किया जाएगा। ओवल ग्राउंड का भी उन्होंने दौरा किया और ओवल ग्राउंड में लाइट्स लगाने का ऐलान कल कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि परफॉर्मेंस सेंटर में आलमी मेयार की सहूलतें फराहम की जाएँ, कराची में क्रिकेट की सहूलियात को बेहतर बनाना है। तो इस हवाले से कल ये बैठक बैठी और ये कल जो है ना वो जायज़ा लिया गया। तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड का भी इजलास हुआ, कितना टैक्स जमा हुआ है, ये सब चीज़ें भी फिगर्स कल सामने आए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का भी जिक्र होगा, जहां पर दौरा इंग्लैंड के लिए 17 रुकनी पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। कौन कौन उनमें शामिल होगा, कब ये टूर्नामेंट होगा, इस हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम मलेशिया रवाना हो गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? जावेद इकबाल साहब भी मेरे साथ शामिल है गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम। पीपल्स बस सर्विस की कराची में और ज़्यादा बसें आ रही हैं, क्या कहेंगे आप फ़हीम सिद्दीकी साहब? देखिए अच्छा है और मैं समझता हूँ कि जब आप मास ट्रांजिट प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं और उसमें आपने मुख्तलिफ लाइन्स तैयार करनी है। अभी रेड लाइन का काम रुका हुआ था, वो भी शुरू हो गया है तकरीबन, और उसके अलावा ग्रीन लाइन जो है वो आपने एक्सपेंड करनी है, ऑरेंज लाइन आपने ग्रीन लाइन से मिलानी है। तो जब आप इस तरह के मास ट्रांजिट मंसूबों के ऊपर जाते हैं तो ऐसे ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के लिए एक चीज़ कहलाती है कि इनको फीड कौन करेगा। तो फीडिंग रूट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं कि मेरे घर से तो नहीं चल रहा वो मास ट्रांजिट का मंसूबा, लेकिन मेरे घर से कम ऐसी बस ज़रूर हो जो मुझे उस मास ट्रांजिट के मंसूबे तक पहुंचा दे जहां से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। तो इस नौइयत की जो बसें अब लाई जा रही हैं ये एक अच्छा मंसूबा है और इसको मज़ीद वसअत देने की भी ज़रूरत है। पिंक बसेस वो भी एक अच्छा तजर्बा रहा और वो बहुत कामयाब भी है। उसमें बस अभी तक जो है वो एक चीज़ अभी तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि हमारी ख़वातीन उन बसों को कब चलाती हुई नज़र आएंगी। उनको लर्निंग लाइसेंस तो मिल गए हैं, लेकिन लर्निंग लाइसेंस के बाद जो है एक 90 डेज़ का पीरियड होता है, उसके बाद आपको LTV HTV लाइसेंस मिलता है। तो वो मिलेगा तो फिर हमारे लिए वो एक बड़ी ख़बर होगी और इस शहर के आवाम के लिए भी एक बड़ी ख़बर होगी और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए एक बड़ी ख़बर होगी कि वो जिस बस में सफ़र करेंगी उस बस का अमला भी, ड्राइवर, कंडक्टर सब, और वो ख़ुद मुसाफिर भी जो है वो ख़वातीन ही होंगी। इसमें तो अच्छा फेज़ ये भी है कि चले हम उन स्टेजेस को पार करने के लिए हमने जल्दी कर लिया। जैसे ये बात पहले ख़बर आई कि ख़वातीन को ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, वो जल्दी ट्रेनिंग्स मुकम्मल हुई, फिर लर्निंग लाइसेंसेस का इजरा हुआ और अब LTV भी
में भी उनका जो है ना वो यकीनन चेंज हो ही जाएंगे जल्दी तो, लेकिन बड़ा रैपिडली काम हो रहा है, इस चीज़ को हमें सराहना ज़रूर होगा। जावेद भाई, नए रूट्स का ऐलान होगा, लेकिन नए रूट्स में किन चीज़ों को पिन पॉइंट करने की ज़रूरत है? कहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इस वक्त मिसिंग है ये जो मास ट्रांजिट मंसूबे की बसें हैं? यानी जो रेड बस है मुझे और ख़ास तौर पे औरंगी में बहुत मिसिंग नज़र आ रही हैं, या बल्दिया में वहाँ पर नहीं है। और अगर ठीक है ग्रीन लाइन सुलझाने से चली है, लेकिन उसके अलावा भी वो आ रही है नुमाइश तक, उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। टावर तक जो मंसूबा है लेकिन रुका हुआ है काफ़ी, अब तो काफ़ी वक्त हो गया रुका, तो ये इसको देखने की ज़रूरत है कि आपने आखिरी सिरे तक अपने लोगों तक पहुंचना है। ट्रांसपोर्ट की सहूलत उनको देनी जो मुज़ाफ़ाती इलाकों से आते हैं। अब मेमार से कोई बस नहीं आती, ये लोग मैं कहने वाली थी कि मेमार, नेशनल हाईवे, कैदाबाद, लांडी, इस पूरे रूट पर तो कोई भी बस नहीं, लांडी से तो आ रही है, जैसे कि आपका गुलशन हदीद से बस चल रही है, मलिर मॉडल से चल रही है, तो गुलशन हदीद से आती है वो टावर तक आती है, उसका रूट बहुत बेहतरीन है और वहाँ के लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि सिर्फ 50 रुपये या 100 रुपये जो कायदाबाद से अगर गुलशन हदीद से टावर तक आते हैं वो 100 रुपये किराया है, दरमियान के लोगों के लिए 50 रुपये। तो 100 रुपये में आप गुलशन हदीद से अगर टावर तक आ जाते हैं तो मेरे ख्याल इससे बड़ी कोई सहूलत नहीं है। हाँ, लेकिन औरंगी वाले इसको बहुत मिस करेंगे, क्योंकि औरंगी में एक ऑरेंज लाइन का एक मंसूबा तो स्टार्ट हुआ, लेकिन वो ऐसा नामुकम्मल मंसूबा, इसमें 7 अरब रुपये लगा दिए गए। और वो औरंगी से यानी अगर बोर्ड ऑफिस नौतानाबाद से स्टार्ट हो रहा है तो औरंगी के स्टार्ट में जाके बंद हो जा रहा है। उसको तो औरंगी का आपको आखिर तक लेके जाना चाहिए, वो स्टार्ट औरंगी का स्टार्ट ही कहलाता 5 नंबर जो है, जहाँ जिस जगह वो ZMC के ऑफिस के सामने वो आके यू टर्न करके वापस बस चले जाती। सिर्फ 3.7 किलोमीटर का ये इन्होंने मंसूबा बनाया, 7 अरब रुपये लगा दिए। हर बस जो जाती है ना वो उसमें 2 से 3 मुसाफिर होते हैं मुश्किल से, जब बोर्ड ऑफिस से चलती है और वहाँ पे लोग वापस उसमें बैठ जाते हैं। तो यानी सिर्फ 2 से 3 मुसाफिर के लिए उसका बस डिपो वगैरह बहुत बेहतरीन बनाया गया, सब कुछ जो पापोश के कब्रिस्तान के बराबर में है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। उसको आपने औरंगी में 11.5 नहीं बल्कि आपको चिश्ती नगर और गुलशन गाजी वगैरह या गुलशन बिहार तक लेके जाने की ज़रूरत थी। औरंगी का आखिरी हिस्सा है, तो आपको देखना है कि लोगों को तक ज़्यादा सहूलत मिले, तो इसके लिए कुछ काम करने की ज़रूरत है। रूट्स पे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बसेस तो आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रूट्स जो है ना वो अब देखने चाहिए, उनको पिन पॉइंट करें कि कहाँ पर अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, पहले उन जगहों पे लॉन्च की जाएं ताकि तमाम जो कराची है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी हो चुका है और वो सब लोग इससे फैसिलिटेट हो सकें। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जो है वो हमने से इजलास हुआ, कल हमने देखा भी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैठक बैठी, इसमें बहुत सारे अहम फैसले किए गए। फहीम सिद्दीकी साहब, आपने भी इसको रिकॉर्ड देखा होगा। इसमें एक तो चीज़ जो बड़ी क्लोजली नज़र आ रही है कि मंशियात के खिलाफ जो है वो एक्शन होगा, क्रैकडाउन होगा, कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाए, दैन अगेन सेफ सिटी बनाने की बातें हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर मैं चाहूँगी कि आपका कमेंट ज़रूर आए, लेकिन वक्फे के बाद। बैक टू द स्टोरीज़, और हम बात कर रहे थे कि नौमान की मजमूई सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ, बहुत बड़ी बैठक बैठी जिसमें बहुत सारे वज़रा शामिल थे और अहम फैसले किए गए हैं, तो उस पर बात करेंगे। फहीम सिद्दीकी साहब ने कहा है कि जब तक कुछ आ गई आपकी कॉफ़ी नहीं आई नहीं बोलूँगा। तय तो ये हुआ था कि कॉफ़ी पहले नहीं, अब आप पी लें, हम बर्दाश्त कर लेंगे, जैसे दीगर चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं ऐसे इसे भी बर्दाश्त कर लेंगे। खैर देर आयत दुरुस्त आयत अच्छी आएगी, और देर आयत दुरुस्त आयत के तहत इजलास भी हो गया, कॉफ़ी भी आ जाएगी। और इजलास इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मुल्क के सबसे आला ओहदेदार की सदारत में हुआ। हाँ। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये इजलास तलब किया, और अगर मैं इसे स्पेसिफिक सिंध के लेवल पे देखूं तो ये मुझे सिंध का लेवल पे नज़र आता है, कराची को भी सिंध का ही हिस्सा है। कराची का स्ट्रीट क्राइम और सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, ये 2 अहम एजेंडे थे इस इजलास के। और इस इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे मोहसिन नकवी साहब, रेंजर्स और सिंध के आला अफसरान भी मौजूद थे, DG रेंजर्स भी थे, IG सिंध भी थे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला जो सिंध के हैं सूबाई ज़िया लंजार साहब वो भी मौजूद थे। MQM के रहनुमा कन्वीनर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो वफाकी वज़ीर हैं वो भी मौजूद थे। तो बड़ा अहम इजलास था, और उस इजलास के फौरी बाद जो है आज एपेक्स कमेटी का, सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है। तो इस इजलास का इम्पैक्ट और इस इजलास में जो फ़ैसले हुए ना, अब उन पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आ जाना चाहिए। कराची के लोग बहुत परेशान हैं, स्ट्रीट क्राइम को लेकर ख़ास तौर पे बहुत परेशान हैं। इत्तेफाक से परसों जो है एक बैठक जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला और IG सिंध के साथ रात में हुई थी, उसमें भी वो जो बातें कर रहे थे तकरीबन वही बातें जो है मैं देख रहा हूँ कि इजलास में भी दोहराई गई।
उनका ये कहना कि जी कराची का जो क्राइम इंडेक्स है वो दुनिया के कई दीगर शहरों कई दीगर ममालिक के मुकाबले में जो है वो कम है। यही बात उन्होंने हमसे भी कही थी एक दिन पहले रात को, और ये बात जब वज़ीर सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के सामने रखी गई है तो उन्होंने बड़ा मुनासिब और बड़ा दो टोक जवाब दिया है। अच्छा। उन्होंने कहा कि वहाँ क्राइम इंडेक्स ऊपर जाने की ठोस वजूहात होंगी, कोई ना कोई। कराची में तो कोई ठोस वजूहात ही नहीं है, क्यों क्राइम का इंडेक्स ऊपर जा रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कराची में अभी तक जो है स्ट्रीट क्राइम को जोड़ा जाता है मंशियात के साथ, कि जनाब मंशियात के आदी अफराद जो हैं वो आकर स्ट्रीट क्राइम करते हैं अपने नशे की खातिर, लेकिन कोई ठोस वजह नहीं है। ये बात सदर के ओहदे के ऊपर बराजमान शख्स की जानिब से कहना तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मैं समझता हूँ बहुत अहम है। आपको इस बात को अब यकीनी बनाना है कि कराची में चूंकि कोई ठोस वजह नहीं है स्ट्रीट क्राइम ऊपर जाने की, तो अब आप इसे कंट्रोल करें, और कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारी वजूहात हैं, आप ये नहीं कह सकते खाली मंशियात या ठोस वजूहात नहीं है। इसमें ओवरऑल पूरी हुकूमत का बहुत बड़ा एक जो है ना वो रोल है, क्योंकि हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है, गुर्बत का एक बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आता है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ तालीम की क्या सहूलियात हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्म होती हैं और फिर वो इस तरह की चीज़ों में फिर हमारे नौजवानों के लिए कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम करवा रहे हैं हुकूमती सतह पर या क्या। तो आप नहीं समझते कि इन सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है सोसाइटी के अंदर, उसका इम्पैक्ट नज़र आता है यहाँ पर। ये तो जान छुड़ाने वाली बात हुई कि नहीं कोई ऐसा ठोस वजूहात नहीं है। देखें स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो एक ऐसा क्राइम है जो 60 सेकंड में मुकम्मल होता है, सिर्फ 60 सेकंड में। आप किसी को पिस्टल दिखाते हैं, उससे उसकी वैल्यूएबल्स छीन लेते हैं। ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन जाके बिकता है जिस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, जिस दुकान के ऊपर, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। उनका कहने का मतलब ये था कि ये सारी बातें पता हैं पुलिस को भी, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफराद को भी, एजेंसीज को भी। आप इसको क्यों नहीं रोक पाते? इसको ना रोकने की कोई ठोस वजह नहीं है आपके पास, ये बात वो कहना ये चाह रहे थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम भी अब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है, और किसी भी इलाके में जिस मोबाइल फ़ोन की दुकान के ऊपर जो है चोरी का और छीना गया मोबाइल फ़ोन बेचा या ख़रीदा जाता है, उस दुकान से बाकायदा तौर पर SHO को भत्ता जाता है, क्योंकि वो अपना कारोबार चला रहा है। नाउ इट्स ए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकना जो है वो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। अब ये कह के जान छुड़ा लेना कि जी मंशियात के आदी अफराद करते हैं, भाई मंशियात के आदी अफराद अगर करते भी हैं तो इस शहर से अगर योमिया जो है करोड़ों रुपए के फ़ोन छीने जा रहे हैं, तो करोड़ों रुपए के फ़ोन जो है सिर्फ मंशियात के आदी अफराद नहीं छीन रहे। आज ये पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। आपके फ़ोन की स्क्रीन टूट जाएगा, खुदा ना खास्ता आईफोन अगर आपके पास है, ये कैसे मिल जाती है दूसरी, ये दीगर पार्ट्स कैसे मिल जाते हैं? पूरी इंडस्ट्री है जो ये फ़ोन चोरी और छीने जाते हैं, ये बाकायदा पार्ट्स। और ये इस चीज़ से भी डिनायल नहीं है कि हमारे जावेद भाई ये जो फ़हीम भाई बात कर रहे हैं, फ़हीम भाई को कॉफ़ी पिलाएं, आ गई आपकी कॉफ़ी ना, कॉफ़ी दें ताकि आपका भी जो है वो सुबह गला तर हो जाए। तो जावेद भाई वैसे ब्लेज़ ने पानी पे इक्तफा करते हैं माशाल्लाह और फ्रेश हो जाता है जावेद? नो कॉफ़ी नो चाय में? नहीं, कॉफ़ी नहीं, चाय नहीं। तो क्या पीते हैं आप? ऑरेंज जूस पीते हैं, लहू पीते हैं? लहू पीने वाली भी पर्सनालिटी नहीं है, अगर कहे ना कि लहू जूस पीता हूँ और लस्सी, दो चीज़ें शौक से पीता हूँ। सुबह में लस्सी रोज़ नहीं, सुबह नहीं, लेकिन दिन में एक आध बार पी लेता हूँ। यही इनकी जवानी का जो है ना वो राज है, इतने बुढ़ापे में भी ना। आपको पता है ना लस्सी को जो है वो फेंटना पड़ता है बहुत ज़्यादा, बेलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। करवा लेते होंगे ना काम। अच्छा जी, तो बात ये हो रही कि मंशियात फरोशों के, जैसे जो अभी फ़हीम भाई ने बात की कि नेटवर्क्स को पकड़ना और बेनकाब करना और उनको कैफर किरदार तक अगर पहुंचा दिया जाए। ये बात बहुत ज़बरदस्त बोली, क्योंकि बहुत बड़ा तजुर्बा है उनका क्राइम रिपोर्टिंग का, कि जो इलाके में किसी में भी क्राइम हो रहा है पुलिस को सब पता होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है एक SHO को पता नहीं उसकी हदूद में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से गैर अखलाकी गैर कानूनी जराइम यहाँ पर हो रहे हैं, तो वो सब उनको पता होता है। उनसे बाकायदा उनके हफ्ता बंदा होता है, कहीं से रोज़ाना लेते हैं, कहीं से हफ्ते में लेते हैं, कहीं से महीने में लेते हैं, लेकिन लेते हैं पैसे और छोड़ते वो किसी को नहीं है। एक पथारे वाला भी अगर ठेला भी लगा लें रोड पे, उसमें भी इनका हाथ होता है, वो इनकी मर्जी के बगैर लगा नहीं सकता। कोई तजावज़ात इनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं कायम हो सकती इलाके में। तो चोरी डकैती का भी इनको पूरा लिंक का इनको सब पता होता है, लेकिन इनकी आज़ादी होती है, इनके हाथ होता है उस पर, इनकी सरपरस्ती होती है, उसकी वजह से ही हो रहा है। जिस दिन ये ईमानदारी से काम करने लगे तो मेरा पूरा ईमान है कि
कि फिर क्राइम खत्म होगा अगर पुलिस ईमानदारी से काम। अच्छा, इसमें भी एक बड़ा कई आपने सुना होगा फ़हीम भाई भी इसकी तस्दीक करेंगे। इतने सारी पिछले 2-4 महीने में तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ऐसे वाक़यात जहाँ पुलिस खुद मुलव्विस है, डकैती में, अगवा बराए तावान में, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में, तो ये सब मुलव्विस हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर थोड़ा सा ही प्रूफ इनको फ़ौरन जॉब से निकाला जाए और किसी भी सरकारी जॉब में इनको ना रखा जाए, सिर्फ मुअत्तल करना काफ़ी नहीं होता किसी पुलिस वाले को, किसी सरकारी एहलकार को जिस मुलव्विस हुई। ये तो वो बात हुई, मैंने अगर इस थाने से वो मुलव्विस था, आपने उस दूसरे थाने भेज दिया, वो वहाँ मज़े करेगा, अब वहाँ चौधराट करेगा, फिर वहाँ भी आप मुलव्विस है, फिर आपने तीसरे थाने भेज दिया, उसको पूरा कराची में घुमाते हैं, पूरा कराची में उसके ये खदमात लेते हैं जराइम के लिए, तो कोई बात नहीं हुई। मुअत्तल करना काफ़ी नहीं, इसको बरतरफ किया जाना चाहिए। ये जो आप बात करें जावेद भाई, कल इस हवाले से ही जो है ना वो एक बड़ी चीज़ हमें नज़र आई है इजलास में, और इसके लिए ये भी कहा गया फ़हीम भाई कि ये जो पुलिस की तैनातियाँ इनको भी ज़रा गौर से रखा जाए, जो भी अहम पोस्टों पर लोग मौजूद हैं उनको 1 साल के लिए लगाया जाए और उनको मॉनिटर करें कि उनकी कारकर्दगी कैसी नहीं है, तो आप बरतरफ करें, हटाएं उनको। तो ये हमारे यहाँ कहाँ होता है इस तरह की चीज़ें कि परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ों में बात हुई है, हो पाएगा? देखिए, पुलिस ऑर्डर 2002 जब बना था तो बनाने वाले कोई बेवकूफ़ नहीं थे। शुएब सडल साहब IG सिंध रहे और बड़े अहम ओहदों पर रहे, बड़ा अच्छा दिमाग है उनका, वो इसके बनाने वालों में शामिल थे। उस पुलिस ऑर्डर 2002 में ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि आप किसी भी SHO से लेकर IG तक को 3 साल से पहले नहीं हटाएंगे, तावक्ते के उसके खिलाफ कोई ऐसा क्राइम या कोई ऐसा मामला ना हो जिसकी बुनियादों से हटाया जाना ज़रूरी हो गया। उसके लिए भी आप शोकास करेंगे, आप महकमा जाती कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि थानों से लेकर और पोस्टों तक वो या तो बिकती हैं या फिर वो सियासी बुनियादों पर लगाई जाती हैं। मैं जिस मीटिंग के हवाला दे रहा था कि परसों रात हमारे साथ बैठे हुए थे जिया लंजार साहब भी और IG सिंध साहब भी, उसमें उन्होंने एक बात कही, जब उनसे हमने बार बार बात कर रहे थे, हमसे सवाल कर रहे थे कि क्राइम क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक बड़ी बेचारगी का इजहार करते हुए कहा कि जी अच्छे अफसरान की कमी है। अच्छे अफसरान की अगर कमी है आपके पास तो आप क्या कर रहे हैं, क्यों आप अच्छे अफसरान नहीं वो कर रहे भर्ती, आप अच्छे अफसरान को लाने में पूरा सिस्टम इसका मतलब है नाकाम है। पिछले 15 सालों से 16 सालों से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इन 14-15 सालों में जो हायरिंग हुई है उसमें अगर अच्छे अफसरान नहीं आए हैं या आप अच्छे अफसरान का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सके हैं तो ये नाकामी किसकी है? ये भी हुकूमत की ही नाकामी है। तो हमने उनसे यही कहा कि अब अगर अच्छे अफसरान आपको नहीं मिल रहे तो जो अफसरान हैं उनको कम से कम कॉन्फिडेंस देकर तो देखिए। आप हो सकता है कि उसके बाद आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग यूँ उठा के कर रहे होते हैं, जिस तरह से पिछले दिनों जो है किसी भी इलाके में वाक़या हो जाता था तो SHO को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा था। परसों भी कराची में 2 शहरी 2 मुख्तलिफ इलाकों में सरजानी और औरंगी में डाकुओं की फायरिंग से मारे गए, परसों नहीं हटाया गया। उसके ऊपर उनसे सवाल हुआ तो उनका ये था कि जी अफसरान में बहुत बेचैनी थी इसलिए नहीं हटाया गया। भाई अफसरान में बेचैनी को छोड़ें एक तरफ, अगर आपको एक अच्छा इक़दाम कर रहे हैं जिसके नतीजे में क्राइम नीचे आ रहा था तो आप वो करें। उन्होंने एकदम सवाल किया, कहने लगा कि जी वो ये बताइए कि क्या कराची में कुछ पिछले दिनों में स्ट्रीट क्राइम कम नहीं हुआ? मैंने कहा आज ही जो है 2 लोग मारे गए। तो सिचुएशन अफसरान की कमी का जवाब तराशना या वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ कल की मीटिंग में भी हुई है जिसका जिक्र भी है, वो ये थी कि जनाब दीगर सूबों के साथ मिलकर एक इंटर प्रोविंशियल कमेटी टाइप की चीज़ बनाई जाए और उसमें इस बात को नोटिस किया जाए कि वो क्रिमिनल जो दीगर सूबों से दीगर शहरों से आकर कराची में क्राइम कर रहे हैं उनको उनके सूबों से मुतालिक जो है वो एक कमेटी बनकर वहाँ पे उनको बताया जाए कि जनाब ये लोग हैं, इनको रोका जाना चाहिए, इनके खिलाफ वहाँ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको आइंदा इस तरफ आने से रोका जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इंटर प्रोविंशियल कमेटीज़ बननी चाहिए, वज़ीर दाखिला जो सूबाई हैं उनकी ऊपर मुश्तमिल बने तो अच्छे फैसले होने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है आज एपेक्स कमेटी के फैसले जो भी होंगे उनका भी इम्पैक्ट अगर कराची के ऊपर आता है, कच्चे के डाकों के ऊपर आता है तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा हो जाएगा। उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। लेकिन उम्मीद नज़र आ रही, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अहम बैठक बैठी, सारे वज़रा उसमें शामिल थे, सब लोगों ने अपने पॉइंट्स इस तरह से बयान किए, तो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हाँ स्पेशल मोहसिन नकवी साहब भी परसों कराची में थे, वो भी रेंजर्स हेडक्वार्टर भी गए, FIA भी गए और इस मीटिंग में जो सदर साहब की सदारत में हुई है इसमें डायरेक्टर FIA सिंध भी जो है शरीक थे, खुद वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम तमाम इदारों को एक पेज पे तो लाया गया है इस मीटिंग के ज़रिए, रिज़ल्ट इम्पोर्टेंट। वरना फिर वही वाली बात है कि अलग अलग मीटिंग्स हुआ करती थी, वो फिर एक के बाद दूसरा और इतनी सवालत उसमें हो जाती थी कि वो नज़र नहीं आता। देन अगेन वही वाली बात के रिजल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आई है, वो ये कि कराची को जंगी बुनियादों पर सेफ सिटी बनाना है और इस हवाले से भी कल बात हुई है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कोई प्रेशर ना लें इस हवाले से और बनाएं, तो वक्त की अहम ज़रूरत भी है। जावेद इकबाल साहब, ये तो बहुत पहले से बात मेरे बाल सफ़ेद हो गए और शायद मर भी जाऊँ। सेफ सिटी मुझे अब तक तो दिखा नहीं है।
सेफ होता तो इतनी गैर चीज़ें कहाँ, इतनी सारी चीज़ें हो रही होती, इतने क्राइम कहाँ हो रहे होते। तो वो वही बात है कि जब तक ढील रहेगी सरकारी इदारों की, तो ये डाकू कच्चे के हों या पक्के के, वो सर पे चढ़ते रहेंगे आपके, वो आपके ऊपर रहेंगे, आपके ऊपर हावी होते रहेंगे। तो आप हावी होने का मौका उनको देते हैं ना। सेफ सिटी कैसे बनेगा जब सरकारी इदारों में ईमानदारी नहीं आएगी और अपने काम से उनको लगन नहीं होगी, देखेंगे नहीं कि भाई बगैर पैसे ले भी काम कर देना चाहिए कभी किसी का, कभी अपना का ईमान और काम पूरा 100% ईमानदारी से करना चाहिए। वो तो नहीं कर पा रहे ना, वो इनकी ढील है, 100% इनकी ढील है। कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हो रही हैं। सरकारी जो महकमे हैं, भले वो पुलिस हो और दूसरे इदारे हैं, उनकी ढील है। वो कैसे नहीं रोड पे, मैंने आपको बताऊं कुछ अर्सा मैं जापान में रहा हूँ 2001 से 2005 तक, तो वहाँ जो मेन चौराहे होते थे ना, वहाँ पे एक कोने पे एक पुलिस चौकी होती थी, लेकिन पुलिस चौकी में कोई दीवारें नहीं होती थी, चारों तरफ शीशे लगे होते थे और वहाँ भी पुलिस वाले, और एक बंदा वहाँ बाहर पुलिस वाले एक बंदा खड़ा रहता रहा, एक डंडी पकड़ के यूँ ऐसे खड़ा हुआ है, वो पकड़ा और यूँ ऐसे जो कहा जाता है ना, बड़ी कड़ी निगाह रखे वो रखता रहा सब पे निगाह, हर आने जाने वाले पे सिर्फ यूँ ऐसे देखता रहा। उसका काम था सिर्फ वो सीसीटीवी कैमरा से बढ़ के था, वो देखता रहा और हर आदमी को देखता रहा, तो जो मशकूक लोग हैं उसको फ़ौरन वो जज भी करता रहा। तो हमारे यहाँ अगर पुलिस वाले कहीं ड्यूटी भी देते हैं किसी चौराहे पे, किसी सिग्नल पे, तो वो अपनी बातों में लगे होते हैं, मोबाइल में लगे होते हैं, कोई गप्पियों में लगे होते हैं, तो वो कड़ी निगाह नहीं मैंने देखी। वॉलेट निकालते हैं, पैसे देते हैं और निकल जाते हैं। ये कहीं आपको नज़र भी आएंगे पुलिस वाले, तो कहीं पुल के नीचे कोने खाचे में, अंधेरे में या सन्नाटे में, कि वहाँ वो ये खुद पब्लिक से लूट मार कर रहे होते हैं। मैंने 10 बार देखा है, ये उनको होते हैं गाड़ी के नाम, गाड़ी के कागजात के नाम पे, लाइसेंस के नाम पे, हालांकि उनका काम नहीं है लाइसेंस चेक, सिर्फ अगर ठीक है चेक करना है, बंदे को चेक करो, जामा तलाशी ले, आप बाइक चेक कर लें, कोई चर्स नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, इस तरह से चीज़ें। अब इनकी नज़र लोग जेबों पे नज़र रखते हैं कि अगर गुटखा पान निकल गया, मावा निकल गया, तो उसके नाम पर उनको तंग करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तुम्हें FIR कट जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा, गाड़ी कागजात तुम्हारे नाम में, तुम किसी और की गाड़ी चला रहे हो। भाई चोरी की तो ये देखें ना आप, CKLC तो फ़ौरन चेक करें, गाड़ी चोरी की तो उसको पकड़े, अंदर डाले, नहीं है तो उसको जाने दें। वो किसी और की गाड़ी, भाई की 10 मतलब ऐसा होता है मेरा भाई बाइक चला सकता है, कोई अपने अब्बू की ला सकता है, कोई किसी से दोस्त की बाइक चला सकता है, लेकिन ये जुर्म बना दिया गया है कि यानी हर ऐसे छोटे मोटे काम पे लोगों को इनको कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा है कि आप जी जो छोटे लोगों को तो परेशान कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेटवर्क से जिसमें भाई भी बात करते हैं उनको जानते हुए भी नहीं पकड़े। आप कमेंट कीजिएगा कि सेफ सिटी बनाएंगे कैसे, इस पर बात करेंगे बट आफ्टर दिस। वेलकम बैक इन सिटी एचएन। तो अब जनाब आपको अपडेट करते हैं। एक और चीज़ ये भी थी कि एपेक्स कमेटी का इजलास, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि होना है, शुरू होने की तैयारियां हो गई। 31वां इजलास हो रहा है। अपडेट्स लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर आजिज हमारी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो आजिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा सबसे पहले तो क्या तैयारियाँ हैं, इजलास शुरू हो गया है, कौन कौन शिरकत कर रहा है और कौन से अहम फैसले ज़ेर गौर होंगे? जी देखिए, सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास इस वक्त वज़ीर आला हाउस में जारी है। सूबाई हुकाम के अलावा वफाकी हुकाम भी इस इजलास में शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। ये एपेक्स कमेटी का 31वां इजलास है, जिसमें सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, ज़ियाउल हसन रंजार, नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शरीक हैं, जबकि कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स, IG सिंध, एडिशनल IG कराची, कस्टम, इंटेलिजेंस इदारों और मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के लोग जो हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध ने बताया इजलास को कि कल यहाँ पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है, उसमें कुछ फ़ैसले हुए हैं, उन फैसलों पर यहाँ पर अमल कराना है। सही। तो उसमें जो फैसले हुए थे कल, उसमें ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का फ़ैसला हुआ था, लैंड ग्रेबर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का फ़ैसला हुआ था, और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के ख़िलाफ़ क्रिमिनल्स को रोकने के लिए ये भी फ़ैसला हुआ था कि जहाँ पे छीने हुए मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त किए जाते हैं वहाँ पर भी जो है नज़र रखने की ज़रूरत है। कच्चे में सिंध के 5-6 अजला के जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ पे डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की कल बात हुई थी।
तो आज अभी एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर एक्साइज़ शर्जील इनाम मेमन ने एक ब्रीफिंग दी है। मंशियात के हवाले से उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ मकामात पर एक्साइज़ एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाइयाँ की हैं। मुख्तलिफ़ मंशियात फरोशों को मुख्तलिफ़ इलाकों में गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। सही है। बेसिकली जो है वो इस वक्त अहम चीज़ जो ज़ेर गौर है वो ये मंशियात के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन किया जाए और अमन अमान के हवाले से सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। आजिज़ जमाली साहब, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कमिंग बैक टू यू फ़हीम सिद्दीकी साहब, सही अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, आप परेशान ना हो। थैंक यू। एक मैसेज आ गया, इतना क्यूरियस हो गए, मुझे मोबाइल देख रहा है फ़हीम भाई का, क्या हो गया? बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। फ़हीम भाई, अच्छा फ़हीम भाई ये बताएं, अभी बात हो रही है कि वही वाली बात, मंशियात, अमनो अमान, और जाने से पहले जो मेरा सवाल था सेफ सिटी बनाना है, इन सभी चीज़ों को इंटरलिंक्ड ही है ये सब चीज़ें, कैसे बनाएंगे? क्या आप, क्योंकि क्राइम एक अरसे तक करते रहे कवर, शुक्र है आपने कवर मैंने इसको इसीलिए कहा है, बड़े कवर कर दिया, सोच समझ के गए। हाँ, देखिए ये जो आज का इजलास है ये बेसिकली कल की मीटिंग का ही एक तरह से तसलसल है और उसमें जो है वो फैसले होने हैं और ज़ाहिर है रिपोर्ट जो है वो सदर तक जाएगी, तो इन्हें अब कुछ करके दिखाना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी के ही सदर हैं और सदर का इजलास तलब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़ाहिर है कारकर्दगी दिखाना इस वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के लिए। देखिए सेफ सिटी जो है वो आज की बात नहीं है, बहुत पुराना एक मामला है और इस शहर को सेफ सिटी बहुत अरसा पहले बन जाना चाहिए था जी। लेकिन जो हुक्काम हैं वो ये कहते हैं, जो वजह आम तौर पे सामने आती है वो ये जी कि पुलिस हुक्काम ने बेसिकली हाथ खींच लिया था नैब के डर से और सेफ सिटी की फ़ाइलों पर दस्तखत एक अरसे तक सिर्फ इसलिए नहीं किए कि कल हमारे ख़िलाफ़ नैब में केसेस ना बन जाएँ। उसके बाद ये मामला जो है एक तवील अरसे तक फ़ाइलों की सर्द खाने की नज़र रहा और रेड फाइल्स का शिकार रहा। उसके बाद ये मामला चला गया NRTC के पास और NRTC को जो है ये टारगेट दिया गया कि वो शहर में सेफ सिटी जो है वो बनाएगी। NRTC एक तरह से जो है वो कौमी इदारे के तहत काम करता है, फ़ौजी इदारे के तहत काम करता है, तो उसमें भी ये चीज़ें आई निगरान दौर में कि उसने जो है वो सेफ सिटी के जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं उनके रेट्स जो हैं वो मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा बताए हैं, उसके ऊपर वो निगरान दौर में भी नहीं हो सका। अब आके उसकी इजाज़त दी गई है और उसके लिए कुछ फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं इस हुकूमत के आने के बाद इब्तदाई दिनों में ही। और अभी जो है वो पहला मरहला ये है कि वो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि कैसे कौन सी केबल्स लगेंगी डलेंगी, कहाँ से उसके लिए जो है वो दफातर बनेंगे, कहाँ बिल्डिंग होगी, किस जगह पर कैमराज लगेंगे, तो कैमराज की तनसीब के लिए चीज़ों का वो जगहों का जो इंतखाब, इसके ऊपर काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। देखिए सेफ सिटी बन जाता है तो डेफिनेटली कराची को इसका बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन एक बहुत अहम चीज़ है कि गाड़ियाँ जब इस शहर से चोरी और छीनी जाती हैं, इस शहर से जो मंशियात की स्मगलिंग है, इस शहर में जो असलहे का आना है, उसको रोकने के लिए जो एक बड़ा अहम फैसला करने गए हैं, ये जा रहे हैं, वो है बेसिकली शहर के गिर्द बाड़ लगाना। ये जो नॉर्दर्न बाईपास है इसको वहाँ पर जो है वो बाड़ लगाने का फ़ैसला हुआ है कि ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान आने और जाने वाला रास्ता है, जो कच्चे का रास्ता है, जहाँ से आम तौर पर चोरी और छीनी की गाड़ियाँ जो हैं वो चली जाती हैं, निकल जाती हैं, या जहाँ से मंशियात स्मगल होती है, असला आता है, वहाँ पर कम से कम शहर को इस तरह से फेंस लगा के कवर कर लिया जाए कि यहाँ से ना जा सकें। और फिर जो आपका जो मेन रोड्स बचते हैं, जो आपकी कौमी शाहराहें हैं, वहाँ पर आप जॉइंट चेक पोस्ट बनाने जा रहे हैं। जॉइंट चेक पोस्ट जो हैं उसमें पुलिस भी होगी, रेंजर्स भी होगी, कस्टम भी होगी, FIA भी होगी, एक्साइज भी होगी, तो इनकी एक जॉइंट चेक पोस्ट बनाने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा। ये चीज़ें अच्छी हैं और होनी भी चाहिए। असल चीज़ जो है वो यही है कि नीयत अगर होगी तो मसले हल हो जाएंगे और अल्लाह करे कि वो मसले अब हमें हल हो देना। जिस तरह हम सर जो है ना जोड़कर बैठे हुए हैं, बैठकें लग रही हैं, लेकिन अब ये है कि एक्शन हो जाए तो क्या ही बात है और सब पसंद भी करेंगे इस चीज़ को। इस वक्त की ज़रूरत भी है। आप हाथों हाथ दें ना, आप हाथों हाथ चेक दें। ये जो क्रिकेट के मैदान में होते हैं तो खड़े खड़े चेक मिल रहे होते हैं, तो ये बाउंस तो नहीं होते ना। चेक बोर्ड के साथ आप जो तस्वीर बनाते हैं, इसके अंदर आप पैसे उसको दे रहे हैं, फौरन देंगे, उसको मिले नहीं, बाकी सबको मिल गए। उसका कसूर उस अकेली को नहीं मिले, उसको नहीं मिले। वो फर्स्ट आई थी 42 किलोमीटर की रेस में, जो मैराथन मुकम्मल फुल रेस थी। ये तो बजट तो अलॉटेड होता है, तो ये असल में कमज़ोर के साथ ज़्यादती करना। हाँ, यही हुआ है बेसिकली कि वो चूँकि एक बेजुबान कह लें उसे, उसके पास जुबान नहीं है इस वक्त बात करने के लिए। उसने सोशल मीडिया पे चूंकि एक वीडियो डाल दी कि 2 हफ्ते बाद ही, तो वो बुरा लग गया है। हाँ। अन्ना को ठेस पहुंची है का मसला। ठीक है, कैसे बात मजरू हो गए हैं, हमारी बेइज्जती तो ये शुएब निज़ामी साहब को यहाँ बैठ के भी हम ये बात कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए
और अगर आइंदा अगर ये उनका जो इस वक्त जो ये कंडक्ट है, इसके बाद तो किसी भी स्पोर्ट्स के फंक्शन से उन्हें दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, वो अगर कोई वो कराते भी हैं प्रोग्राम, तो किसी भी खिलाड़ी को मानूर का साथ देते हुए उनके प्रोग्राम्स का बाइकआउट करना चाहिए। हाँ, खिलाड़ियों में भी एक और फिर फेडरेशन में वो ट्रेनिंग करती है ना, ये अपना नेशनल कोचिंग सेंटर में, तो वहाँ से भी मेरे ख्याल से इन चीज़ों को रेगुलेट कराना चाहिए कि नहीं भाई, हमारा कोई भी खिलाड़ी है जो ट्रेनिंग ले रहा है वो आइंदा इस तरह किसी भी इवेंट में आपके शिरकत नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें करवाई जा सकती हैं, लेकिन हम करवाना चाहते भी नहीं है, किसी का साथ भी देना नहीं चाहते बहरहाल। लेकिन हमारे यहाँ ये सब चीज़ें पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा ये खिलाड़ियों के साथ और लोगों के साथ मैं डिबेट्स का हिस्सा रही। मुझे कितने सारे इवेंट्स याद हैं कि इनामी रकूम के ऐलानात होते थे और वो कहाँ चले जाती थी पता नहीं चलता। लेकिन बहरहाल इनका दुख भी है भाई, इनका बहुत पुराना दुख है जो निकल आया, वो जावेद भाई ने तो जिक्र आप किया। मानूर को अपने प्रोग्राम में बुलाएं और मैं शोएब दोबारा साहब को कॉल पे लें, दोबारा ये करवा दें जावेद भाई, और आप खुद भी आ जाएं, किसी दिन रख लेते हैं इसको कल परसों में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो जावेद इकबाल साहब एंड फहीम सिद्दीकी साहब, आप दोनों के वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है और बहुत अहम इजलास है, उस पर हम मजीद भी इसलिए बात करेंगे क्योंकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जो है ना वो बड़ी बैठकें लग रही हैं। कल भी इजलास हुआ आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत, जिसको हमने अभी डिस्कस भी किया। एक और अहम चीज़ ये कि मंशियात के खिलाफ जो है ना खासा क्रैक डाउन करने के लिए कहा गया है और कार्रवाइयाँ भी नज़र आ रही हैं। कल के इजलास में भी एक बात थी फ़हीम भाई जो मैं चाहूँगी कि वो मिस ना हो जाए कि स्कूल्स में मंशियात के जो है ना वो सप्लाई हो रही है, ये बात अंडर डिस्कशन आई है। तो वही वाली बात है कि सबको सब कुछ पता होता है, स्कूल मैनेजमेंट क्या आंखें बंद करके बैठी हुई है जो नाखून काटने पर जो है ना वो बच्चों की सरजनिश और उनको फ़ाइन करे, पोनी बनाने पे, रिबन लगाने पे इतनी सख्तियाँ होती थी हमारे वक्त में, तो मुझे याद है। तो क्या अब स्कूल्स की मैनेजमेंट्स को क्या हो गया? दूसरी चीज़ ये कि मंशियात की जो सप्लाई है उसके चेन्स और नेटवर्क्स को क्यों नहीं पकड़ते हैं? देखिए स्कूल या तालीमी इदारों में ख़ास तौर पे जो है वो मंशियात का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हमारी जो यंग जनरेशन है वो इसमें पढ़ती चली जा रही है और ये पूरा एक नेटवर्क है जो बार बार पकड़े जाने के बावजूद, जिसके लोग वक्तन फ़वक्तन पकड़े भी जाते हैं और पुलिस की जानिब से भी ये ख़बरें आती हैं कि जी हमने तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करने वाले पकड़ लिए, लेकिन वो नेटवर्क को तोड़ नहीं पा रहे हैं। इतना मजबूत नेटवर्क हो चुका है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जो मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो हमारे कुछ अरसे से सोसाइटी में जो ये डांस पार्टी शुरू हो गई हैं शाम में, यहाँ ये जो इसके जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये इन्हीं बच्चों को इन डांस पार्टीज़ में मदऊ करते हैं। यहाँ से ये बाकायदा तौर पर एक नेटवर्क बनता है और यही नेटवर्क इन्हीं डांस पार्टीज़ में जो बच्चे शरीक होते हैं यही फिर तालीमी इदारों तक जो है इनको लेकर जाते हैं। यहाँ पर इनके जो कनेक्शन डेवलप होते हैं, जो इनका नेटवर्क डेवलप होता है, यही इन चीज़ों को लेकर जो है वो तालीमी इदारों तक जा रहा है। शहर में आप देख लीजिए कि शहर के पोश इलाकों में ये बहुत आम हो चुकी हैं डांस पार्टीज़। इवन अब तो शहर के मज़ाफ़ात में फार्म हाउसेस में जो है वो बाकायदा तौर पर ये अरेंज की जाती हैं। इस हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि कई नेटवर्क्स हैं, कम से कम इस वक्त 11 नेटवर्क्स, तो जो पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 11 नेटवर्क्स इस वक्त शहर में काम कर रहे हैं जो डांस पार्टीज़ कराते हैं। इन डांस पार्टीज़ में मंशियात सप्लाई करते हैं और यही मंशियात जो है वो तालीमी इदारों तक जाती है। इनके बाकायदा नाम नंबर सब जो हैं वो स्पेशल ब्रांच जो है वो मुताल्लिका इदारों को, ख़ास तौर पर जो हमारी लोकल पुलिस है उसको दे चुकी है। और इसमें सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि उस स्पेशल रिपोर्ट में उन पुलिस एहलकारों, अफसरान के नाम भी मौजूद थे जिनका ये था कि ये इन पार्टीज़ को भी सपोर्ट करते हैं, ये पार्टीज़ इनकी इजाज़त से होती हैं और ये मंशियात की जो सप्लाई है उसको भी सपोर्ट करते हैं। और आपको याद होगा पिछले दिनों जो है कराची में बाज़ इलाकों में, अगर मैं कंफर्म, मुझे एकदम फिक्र में भी हो सकता है मैं रहूँ, लेकिन पिछले 6 माह में 3 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें ओवरडोज की वजह से नौजवान जो हैं वो मर गए हैं। तो ये हाल है और ये सारे जो है नौजवान हैं, आपने नौजवान नस्ल के ऊपर छोड़ा हुआ है। सदर जरदारी साहब के इस हवाले से तशवीश जो वो बिल्कुल बजा है और कराची में इस हवाले से पुलिस कहती है कि जी उनके पास और दीगर इश्यूज इतने ज़्यादा हैं। ये सबसे बड़ा इशू है क्योंकि आपकी नौजवान नस्ल इस वक्त इसका शिकार हो रही है। और क्या इश्यूज ज़्यादा हैं, वो आपके जो है ना ब्रिजेस के नीचे बैठे हुए हैं, स्कूल की इमारतों में बैठे हुए हैं, कचरा कुंडियों में बैठे हुए हैं, ब्रिजेस के जो है ना वो बाज़ारों में जब बंद हो जाती हैं दुकानें उनके नीचे बैठे होते हैं, तो वो आप देख ही नहीं रहे उस तरफ। ये आ कहाँ से रही है मनशियात, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये पाकिस्तान मेड है, बाहर से आ रही है, बाहर जा रही है, क्योंकि कार्रवाई में अभी भी आप कुछ खबर दे रहे थे कि कितने किलोग्राम आइस जो है वो
मुल्क से बाहर फरोख्त की जाती है और उसको जो है ना वो देखिए, ना रोका तो गया। आइस कराची में बनती है, ना हीरोइन कराची में बनती है, ना हशीश कराची में वो जो है उसकी खपत है, वो होती है, प्रोडक्शन होती है। तो ये सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं कराची में, और कराची बहुत बड़ी आलमी मंडी है इस हवाले से भी। मैं इसलिए से ये कह रहा हूँ कि हम हमेशा से, यानी कराची ख़ास तौर पे हमेशा से मंशियात के जो स्मगलर्स हैं उनके लिए एक आसान गुज़रगाह भी रही है, और उस गुज़रगाह के होने की वजह से यहाँ पर मंशियात के इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद में हमेशा इजाफा भी रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक मौके पे जो है आपके पड़ोस में हशीश तैयार होती थी, और उसके बाद हीरोइन के कारखाने वहाँ लगे होते थे, और जो ये दुनिया भर में जाती थी तो आपके थ्रू होकर जाती थी। कराची आती थी, कराची से जो है वो बाई पोर्ट जाती थी, एयरपोर्ट्स के ज़रिए जाती थी, पानी के रास्ते जाती थी। तो उसकी वजह से जो है ये बहुत बड़ा एक वो था नेटवर्क यहाँ पे डेवलप हुआ। वो नेटवर्क आज भी कायम है। जो मैंने आपसे कुछ देर पहले ब्रेक से पहले भी बात कर रहा था कि इस वक्त एक तजवीज़ जो ये है कि कराची को बाड़ लगाकर सिक्योर किया जाए, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान वाली साइड से, तो ये बहुत अहम फ़ैसला है। इस पर अरबों रुपए लग सकते हैं, लेकिन आप ये कर गुजरे मेरे ख़्याल में, क्योंकि कराची में मनशियात की स्मगलिंग, असलहे की स्मगलिंग, ये इन्हीं बलूचिस्तान से आने वाले जो कच्चे का रास्ता है, जो शाहराएँ हैं वो छोड़ के जो कच्चे का रास्ता है, वहाँ से बेसिकली नॉर्दर्न बाईपास के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ से ये सब कुछ जो है वो कराची पहुँच रहा है। तो कराची को सिक्योर करने के लिए अगर आपको बाढ़ लगानी पड़ रही है, अरबों रुपए उस पर खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आप कर गुजरे मेरे हिसाब से। अच्छा, हमने पिछले दिनों भी देखा फ़हीम भाई के तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खबरें सरगर्म थी, और हमने ये भी देखा कि मेयर कराची ने भी इस पर कहा, अदालत की तरफ से भी जो है ना उनकी पेश हुई, कमिश्नर कराची को भी जो है ना हिदायत जारी की गई हैं कि वो फौरी तौर पर जो तजावुज़ात हैं उनको हटवाने के लिए सरगर्म हो जाएँ। क्या नज़र आ रहा है शहर में? कुछ काम होता हुआ नज़र आ रहा है, ये सिर्फ खबरें और ये पन्नों पे ही नज़र आ रहा है सब कुछ? देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि ना वो माफियाज का शहर है, और इसमें एक माफिया जो है वो तजावुज़ात माफिया भी है, और इस माफिया में भी हमारे सरकारी अफसरान, एहलकार सब मुलविस हैं। इसमें KMC, KDA, कंटोनमेंट बोर्ड्स, पुलिस, जो दीगर इदारे हैं मुताल्लिक़, वो सभी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और अपना हिस्सा उसमें ले रहे होते हैं। और इसको जब हम वो करने की बात करते हैं, तजावुज़ात के ख़ात्मे की बात करते हैं, तो अब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है पिछले हफ्ते कराची में रहकर गए, उन्होंने कहा ये जो मुख्तलिफ़ सरकारी इमारतें हैं उनके बाहर जो आपने फुटपाथ जो पैदल चलने वालों के लिए होता है वो उनसे छीन लिया तजावुज़ात कायम करके, आप पहले वो तो वागुज़ार कराएँ। आप रेंजर्स हेडक्वार्टर की बात कर लीजिए, आप जो है वज़ीर आला हाउस की बात कर लीजिए, आप सेंट्रल पुलिस ऑफिस की बात कर लीजिए, कराची पुलिस ऑफिस की बात कर लीजिए, इवन जेल की बात कर लीजिए। जेल के इर्द गिर्द इस वक्त कराची सेंट्रल जेल शहर के बीचों बीच है, आपको फुटपाथ नहीं मिलेगा। चारों जानिब से जो है आप देख लीजिए कि वहाँ फुटपाथ नाम की अब कोई चीज़ नहीं है। आपने जो जेल की पुरानी दीवार थी उसके अंदर ही एक और ऊंची दीवार जो है वो कायम कर दी है कंक्रीट की। उसके बाद भी आपने बाहर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कंक्रीट्स के वो रखे हुए हैं, रुकावटें रखी हुई हैं। फुटपाथ नाम की अब कोई चीज़ नहीं है। अगर आप जेल के साथ साथ PIB कॉलोनी की तरफ जाएं तो वहाँ पर जो सड़क कभी बहुत चौड़ी हुआ करती थी वो बहुत छोटी सी रह गई है। मैं उसकी एक मिसाल इस तरह से दे दूँ कि एक वॉच टावर जो है अगर आप गुजरते हुए वहाँ देखें तो वो वॉच टावर कभी जेल की दीवार के साथ हुआ करता था। गुजरने वाले हम हमेशा वहाँ से गुजरे, हमने देखा बिल्कुल वॉच टावर के पास से गुजरा करते थे। आज वो वॉच टावर बहुत अंदर नज़र आता है। इसका मतलब है आपने जो ज़मीन थी, रोड था, वो सारा जो है अब जेल के अंदर ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें तजावुज़ात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उस दिन का मुझे वो जमाल मंदोखेल साहब का, जस्टिस जमाल मंदोखेल का जुमला भी याद है। उन्होंने कहा कि आप सिक्योरिटी के नाम के ऊपर ये इक़दाम करते हैं तो आपसे ज़्यादा सिक्योरिटी की तो हमें ज़रूरत है। आप पकड़ते हैं, सज़ा तो हम सुनाते हैं, थ्रेट्स तो हमें भी हैं, तो हम क्या करें। उन्होंने कहा इदारों से मुखातिब करते हुए कि फिर आप लोग चले जाएँ शहर से बाहर, जाके किसी महफूज जगह पर आप लोग जो अपने ऑफिस कायम कर लें। तो तजावुज़ उसके बाद हमें नज़र ये भी आया कि वज़ीर आला हाउस के बाहर से तजावुज़ात ख़त्म हो गई, हमें जो है CP सेंट्रल पुलिस ऑफिस के बाहर तजावुज़ात ख़त्म हो गई, वो हमें नज़र आया। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब का एक जुमला जो है ना वो मुझे थोड़ा सा हर्ट कर गया। उन्होंने कहा कि जी तजावुज़ात के बारे में जब शिकायत जहाँ से आएंगी वहाँ कार्रवाई करेंगे। आप मेयर कराची हैं, क्या मतलब? आपको शिकायत आने का इंतज़ार नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट का वाज़े हुक्म है, 3 दिन उन्होंने कहा था कि तजावुज़ात ख़त्म कर दें, आज 6 दिन हो चुके हैं। शहर में आज भी जगह जगह तजावुज़ात मौजूद हैं। कमिश्नर कराची साहब 3 दिन गुजरने के बाद जो वो कैंपेन चलाने का ऐलान कर रहे हैं। कमिश्नर कराची साहब कह रहे हैं शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे।
तो मेरा ख्याल है कि नहीं, शिकायत इस को तरह तो के ऐसे सियासी उन्होंने बयान बना ली नहीं जैसे होना आवाम चाहिए। को तो बहुत ज़्यादा बादशाह बना के उन्होंने रखा, उनकी शिकायत पर फौरी अमल दरामद करें। यहाँ तो अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं करवा, तो बिल्कुल ठीक शिकायतों कहा पे आपने। किसने नजरसानी करेगा और कौन करेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि शिकायत के ज़रिए जो है शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बेसिकली जो है अपनी बला जो है वो आवाम के सर डालने की मैं आज कोशिश ही की है। एप्लीकेशन लगा देती हूँ और देखती हूँ कितना फॉलो अप होता है ना, फिर वही वाली बात है कि देखती हूँ कितना जो है और शिकायत तजावुज़ात होता है। देखिए, तजावुज़ात ख़त्म होंगी ना तो इस शहर की खूबसूरती बहाल होगी। बिल्कुल। इस शहर की खूबसूरती मांद पड़ गई है इन तजावुज़ात की वजह से। आप किसी भी शाहरा से गुजर जाएं, वहाँ आपको मुख्तलिफ़ किस्म की तजावुज़ात नज़र आएंगी। दुकानदार ने अपना सामान निकाल कर सारा दुकान फुटपाथ पे रखा हुआ होगा, ठेले पथारे आपको नज़र आ रहे होंगे, रोड जो है वो मुख्तसर हो गए होंगे। इसकी वजह से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ट्रैफिक जैम होता है। बिल्कुल ऐसा ही ट्रैफिक है। जैम में घंटों हम फंसे रहते हैं। पार्किंग जो है वो भी 4 तजावुज़ात नहीं रोया आती है, सड़कें जो हैं गैरकानूनी वो एक पार्किंग। रोया सड़क में तब्दील मैं हो परसों चुकी है रात की हमारी। बात करूं, परसों शाम में जब हम ऑफिस से निकले हैं 6:30 बजे, सिर्फ ये कॉजवेज यानी 1 किलोमीटर के फासले पर ये करोंगी कॉजवे 2 घंटे फंसे रहे हैं। किस वजह से जी? जो सिटी स्कूल है वहाँ पर जो है कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, उनके जो बच्चे थे जो एग्ज़ाम देने वाले थे, उनके वालिदैन या उनको लेने आने वाले ड्राइवर जो हैं उन्होंने ऐसी गैरकानूनी पार्किंग कर दी थी कि आपके लिए जाना गुजरना महाल हो गया था। 2 घंटे जहां मैं खड़ा था मैं वहीं खड़ा रहा हूँ, क्योंकि आप फंस गए तो आप निकल नहीं सकते। तो ये भी तजावुज़ात हैं, गैरकानूनी पार्किंग भी तजावुज़ात हैं। और आप खालिद बिन वलीद रोड ले लें या दीगर न्यू एम ए जिन्ना रोड ले लें, यहाँ पर जो वो हैं शोरूम्स हैं वो उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियाँ जो हैं सारी फुटपाथ्स पे खड़ी की हुई होती हैं। आप कराची ब्यूटिफिकेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। कराची ब्यूटिफिकेशन जो है ना, एक बड़ा बजट पास हुआ, चीज़ें हुई, लेकिन ये जो बहुत बेसिक चीज़ें जो कि आपके इदारों के करवाने की जिम्मेदारी है और ये ब्यूटिफिकेशन के ही उसमें आती हैं, इस पर जो है वो काम होता है हमें सीरियसली नज़र नहीं आता। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, मैं रमशा ये समझता हूँ कि ये शहर जो है ना वो इतने इदारों में बटा हुआ है कि उसकी वजह से हो ही नहीं पाता है ये काम। आप कोई भी काम कर लें, इस वक्त KMC है, जैसे मैं थोड़े पहले कहा, KMC है, KDA है, LDA है, MDA है, 5 हमारे कंट्रोलिंग बोर्ड्स हैं। इन सब में ये शहर इस तरह से बटा, और भी हैं हमारे पास, KPT भी है और दीगर भी हैं। तो इसके बाद सिर्फ 33% कराची का वो मेयर कराची के पास है। अब सिर्फ 33% के ऊपर हम हमेशा बैठ के बात कर रहे होते हैं, हम बाकी 77% के ऊपर बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो किसी हद तक मुकद्दस गाय हैं। आप कंटोनमेंट बोर्ड्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, उनके इलाकों की जो सूरत हाल करनी चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ पे भी शहरी इलाके मौजूद हैं। आप उन शहरी, वहाँ जो शहरी रहते हैं उनके लिए जो आपने उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल बनाई हुई हैं वो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो तजावुज़ात वहाँ पर भी मौजूद हैं, लेकिन वो तजावुज़ात का खात्मा होता हमें नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसे दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन ये वाली बातें सब अपनी जगह सही है कि ख़बरों से निकल कर जो है ना हमें फिर वही वाली बात कि हमने जहाँ से शुरू हुए थे सुबह पहली खबर के कंक्लूजन पे सब कुछ अच्छा हो रहा है, इजलासों में तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन अमली जामा जो उसको पहनाना है, क्या होता है अमली जामा पहनाना ना, मुश्किल हो गया। अमली जामा पहनाना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अब करना होगा, वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ़हीम भाई, एक बार फिर आपका शुक्रिया। वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात करें बार बार मौसम की। मौसम हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ़्ता गुजरने वाला है, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कमी नहीं आ रही। और अभी भी यही कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आइंदा आने वाले जो चंद और मज़ीद रोज़ हैं, 3 से 4 दिन, गर्मी की शिद्दत ऐसे ही बरकरार रहेगी। अब इस गर्मी की शिद्दत से हो क्या रहा है, बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं जिनका हम जिक्र भी करते हैं और आज के शो में भी हम बात करेंगे। एक तो ये कि जो गर्मी है और जो बहुत ज़्यादा धूप की तपिश है, इसमें 2-3 तरह के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिसको हमने बहुत ज़्यादा फरमाइश आई कि आप शो में ज़रूर करें और हमें गाइड करें कि हमें करना क्या है। एक तो ये कि जी जनाब डिहाइड्रेशन हो जाती है जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो पानी की कमी हो रही है। पानी जितना भी पी रहे हैं वो पता नहीं चल रहा होता कि पानी पिया भी है कि नहीं पिया। दूसरी बात ये है कि जब आप इतने ज़्यादा सन एक्सपोजर हो रहा है, जैसे अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बच्चों के, वो एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, आने जाने वाले लोग, ऑफिस वाले लोग, तो इतनी गर्मी में जो सन बर्न है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी शिकायत बढ़ रही है। सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्किन टैनिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे कि इन सारे, और आजकल वेदर ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा गर्मी में कराची में कभी भी आपको ड्राइनेस इश्यूज़ नज़र नहीं आए। और अभी हो ये रहा है कि इतनी गर्मी में भी इतनी स्किन ड्राई हो रही है कि आप मॉइस्चराइज़र आपको अप्लाई करना पड़ रहा है और उसके बावजूद जो है ना वो आपको ऐसा लगता है कि हाथों पाँव पे आपने कुछ नहीं लगाया। तो क्या वजह है इसकी और इसको कैसे जो है ना वो हमने निमटना है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल शामिल कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त हुमैरा मौजूद हैं
हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम हुमैरा अस्सलाम। हर्बलिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें बताती हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं, तो हमने उन सबसे पूछना है कि क्या कर सकते हैं। तो हुमैरा, अभी तो वाकई बहुत गर्मी, भी जैसे हम बात भी कर रहे थे कि इतनी गर्मी में तो निकलना ही इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कि आप घर में तो नहीं बंद होके बैठ सकते। सही। तो सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि पानी की कमी बहुत हो रही है। बिल्कुल आप जितना भी पानी पीने लगता है ही नहीं पानी, गला खुश्क है, स्किन ड्राई है, फेस ड्राई है, हाथों पाँव की स्किन इतनी ड्राई हो रही है, मेरी खुद स्किन इतनी ड्राई हो रही है। मैं कभी मैंने गर्मी में मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, जबकि आप लोग कहते हैं लगाना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी चोर हूँ इन मामलात में, लेकिन मुझे लगाना पड़ता है। अभी पता है हम लोग लथार्जिक इसलिए फील कर रहे होते हैं, तो पानी तो हम बहुत पी रहे होते हैं, लेकिन अब पानी जो है सिर्फ पानी नहीं, हमें नमकियात वाला पानी, क्योंकि नमकियात की जब बॉडी में कमी होती है तो आप लथार्जिक फील करते हैं और आपकी स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से आपकी नमकियात, आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा अगर आपकी लथार्जिक आप फील कर रहे हैं। बहुत सारे आपके पास साशे भी आते हैं, अगर पानी में डाल के आप वो पीना शुरू कर दें, नहीं है तो नमक चीनी आप डाल के पानी में पी लें, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है कि अगर आप इस तरह की कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं। बहरहाल आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और विटामिन सी जितना हो सकता है वो इंटेक करें। देखिए हमारे पास इतने सारे फ्रूट्स आ रहे हैं इस वक्त, विटामिन सी वाले, खरबूजा, तरबूज, इनमें विटामिन सी होता है। बिल्कुल होता है। आप इसके अंदर आप चाहें तो इन फ्रूट्स के अंदर आप लेमन थोड़ा सा स्क्वीज करके आप खा सकते हैं। तरबूज के अंदर बिल्कुल कैसा बहुत लगेगा? मजे का लगेगा। आप देखिएगा, अच्छा, एक लेमन डालें और आप काला नमक, मैं ट्राई करूंगी। थोड़ा सा स्प्रिंगल करें काला नमक और लेमन, आप इसके ऊपर इसको इस करके आप खाना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत मज़े का टेस्ट लगेगा। चाहें तो बच्चों को, मैं कहती हूँ इसकी स्मूदीज़ हैं, आप बना के दीजिए। ब्लेंडर में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है माओ को, और कुछ नहीं है। तो आप ब्लेंडर में ब्लेंड कीजिए स्मूदी, आप इसके अंदर बर्फ़ थोड़ी सी डाल के स्लश सा बना लीजिए। आप देखिएगा, आप जो आपके अंदर एनर्जी है ना, ये वाले ड्रिंक्स पी के या फ्रूट्स खा के आपको एनर्जी एकदम आपकी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। आपने सिंपल विटामिन सी, अगर आप चाहते हैं घर में कोई एक स्मूदी पुदीने की और लेमन की बनाना, वो भी आप स्लश में बना के पी सकते हैं। बिल्कुल आप ये पिए। आप जितने देखें, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप उसे देखें, नेचर से देखें, रिलेटेड होती हैं। अल्लाह ताला ने हर मौसम के लिहाज से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके पास भेजे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम वो इनटेक नहीं कर रहे होते हैं। आपने स्मूदीज़ का जिक्र किया, तो कल एक फूडीज़ का हमारे फैमिली में ग्रुप है, और आपको पता है कि अब तो व्हाट्सएप पे सारे फैमिली मेम्बर्स, तो उसमें क्या होता है, रोज़ाना जिसकी कोई रेसिपी हो या खाना, तो आइडियाज़ मिल जाते हैं एक दूसरे को, तो सब उसमें शेयर कर रहे होते हैं, तो हम कज़न्स वगैरह आपस में। तो कल मेरी बहन ने भी ना ग्रुप में वो कैरी का शरबत बना के तस्वीरें भेजी, उसके बाद पुदीने से गाढ़ा, और मैं घर गई हूँ, मैंने वो पुदीने की तस्वीर, मैंने कहा बात सुनो, मैं आ रही हूँ 1-2 दिन में, तुम ये बना के मेरे लिए सेव करके रखना, क्योंकि कैरी का जो शरबत है, ना सिर्फ उसका टेस्ट इतना अच्छा, लेकिन आपने कहा ना कि हर चीज़ की, अभी कैरी आ चुकी है और वो कितना ठंडा कर देता है, कैरी, इमली, आलू बुखारे का शरबत, तो मुझे वो उसकी तस्वीर में वही ना, विटामिन सी, इसमें विटामिन सी भी होती है। कैरी, अब कैरी की इफादियत अलग है और आम की अलग है, बिल्कुल, ये आपको पता है। आम भी आपको, आम के अंदर इतने न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं कि अगर आप खाएंगे तो आपकी ब्लड की डेफिशिएंसीज आपकी खत्म हो जाएंगी। कैरी में अभी आप यकीन करेंगे, कैरी का मुरब्बा लास्ट ईयर का भी मेरे पास अभी तक बना के मैंने रखा हुआ, वो चल रहा है। तो वो आप अगर सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खा लें, आपके पास सेफ भी रहता है। उसके अंदर सेफ्टी रखने के लिए आपने सिरका ऐड करना होता है और कुछ नहीं है, आप फ्रिज में रख दें, आपका पूरा साल चल जाएगा ये कैरी का मुरब्बा। और हम जो, जैसे आप कैरी का ये कह रही हैं, मेरी नानी बनाती थी, पन्ना इसे कहते थे हम लोग, पन्ना कहते हैं हम उसमें। तो पन्ना बना के हम लोग वो पीते भी थे। इसको अगर सूप के तौर पे भी आप बना के पी सकते हैं। तो आपके पास देखिए, वही बात है कि अल्लाह ताला ने बीमारियों से लड़ने के लिए ना आपके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पहले भेज दिए हैं, ताकि आपके पास वो बीमारियां ना क्यों ना हो। अब ये वाले फ्रूट्स वो हैं जो आपकी ये जो लेथार्जिक वाली फीलिंग्स है ना, इसको ये दूर करते हैं। प्लस हमारी जो स्किन, अभी आपने कहा मॉइस्चराइजर, ड्राइनेस बहुत हो गई है। इवन मेरे जो छोटा वाला बेबी है, उसकी स्किन 3-4 दिन जो है ना, वो यहाँ पे भी सब मुझे कहने लगे, आपने इसको फेस को क्या कर दिया है? आपको ऐसा लगेगा वो खारिश सी शुरू हो जाती है, वो रेडनेस हो गई, ड्राइनेस हो गई मेरी अपने स्किन पे भी, उसकी भी। तो मैं कहा पता नहीं क्यों हो गया, क्या वजह है? सिंपल देखिए, मैंने अपने घर में भी एलोवेरा लगाया हुआ है और वो इतनी तेजी से बढ़ता है। उसको आपने देखा होगा कि उसके अंदर आप पानी कम ही डालते हैं,
उसके अंदर खुसूसियात यही है कि वो उसके अंदर इतनी अच्छी नमी मौजूद होती है कि वो मॉइस्चर आपका जेल वो लीजिए, कुछ नहीं है, वो लीफ रखा हुआ है काटा, उस लीफ को आपने 2 पीस किए, थोड़ा सा पानी में डिप करके उसको लीफ को तोड़ के रख दीजिए उल्टा करके, ताकि उसका जितने भी जहरीले मवाद हैं वो ख़त्म हो जाए, वो येलो सा पानी हो जाएगा। उसके बाद आपने उसका जेल निकाल के सिंपल आप जेल कोकोनट ऑयल में या किसी भी उसमें मिला के आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसा सच कुछ नहीं है। थोड़ी देर में आप देखिएगा ड्राई हो जाएगा वो, आपको पानी से वॉश करने की भी जरूरत नहीं है, फौरी तौर पे हो जाता है वो तो आप पता बालों पे लगाएं, आप स्कैल्प पे लगाएं, आप स्किन पे लगाएं, एलोवेरा के अंदर, आप खाएं भी। मैं कहती हूँ अगर कोई स्मूदी बना रहे हैं थोड़ा सा एक पीस डाल दीजिए उसमें, आपको वो मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं, कोई कड़वा नहीं है, आपको वो स्लिप हो जाएगा आप अगर खाएंगे तो। ये तो मैं एक हमारी बहुत अच्छी होस्ट होती थी, वो सेट पे बैठे बैठे इतना सा पीस पानी मंगाया और वो खा लिया। मैं सनम बलोच की बात कर रही हूँ, सनम की स्किन कितनी प्यारी थी, इतनी अच्छी थी। मैं सनम को हमेशा मैं देखती थी, सनम तुमने खा लिया? तो वो कहती हाँ बड़े मज़े से, इतनी अच्छी उसकी स्किन होती थी। और हम भी यही है कि अब हम जो हैं वो जैसे कोई स्लैश बना लिया, कोई चटनी बना ली, आपने उसके अंदर डाल दिया, किसी तरीके से भी इंटेक करो, आपको देखो पता भी नहीं चलेगा। अगर इतना सा पीस है, अगर आपने किसी चीज़ में जूस में किस में मिला, आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क में इसके जूसेस भी मिल रहे हैं कि लोग पी रहे हैं, बाकायदा बीमारियों के लिए लोग जाते हैं जूस में बना के वो पी रहे हैं। आपकी जोड़ों के दर्द के लिए, आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है एलोवेरा, अगर आप ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, जबरदस्त आपके पास। और बहुत सस्ता सा पौधा अगर घर पे लगा लेंगे तो आपके पास, आप देखेंगे बीमारियों से लड़ने की ताकत है, गमले में भी लग जाता है वो तो बिल्कुल लग जाएगा, आसानी से लग जाता एक पीस आप लगाइए, आप देखिए इतना तेजी से बढ़ेगा। और फिर उसको लीजिए। प्लस ये कि विटामिन सी हमारे पास, जैसे अगर हम खट्टा नहीं खा सकते हैं तो और चीज़ें भी हैं हमारे पास विटामिन सी से रिलेटेड, जैसे तरबूज, खरबूजा, इसका आप मिक्स करके, चाहो तो मिक्स करके फ्रूट्स बना लो, या फिर यह कि आप अलग अलग उसको अलग अलग डेज पे ले सकते हो। सरदा, गरमा, ये सारी वही चीज़ें सब फैमिली। और इनमें तो क्या कहते हैं विटामिन सी के साथ जो ना इसका वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों में, कि आपको हाइड्रेशन के लिए भी बहुत आप अच्छा पानी नहीं पी पा रहे हैं ना, तो आप ये वाले फ्रूट्स खाएं, आप देखिए कि आपके पानी की कमी भी आपकी दूर हो जाएगी और आपकी जो स्किन बहुत अच्छी होगी। सबसे बड़ी चीज़, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आप हेल्दी फील करेंगे। हम लोगों ने क्या कर लिया, अब हम बीमारियों की तरफ जैसे ही जाते हैं, हम सिर्फ दवाइयों की तरफ आ जाते हैं। विटामिन सी की भी गोलियां खाना ज़्यादा आसान समझते हैं रादर देन कि हम चीज़ें खाएं। कॉलर है हमारे पास, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब हैं? कैसी हैं आप रिमशा कंवल? ठीक है, मैं अली बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली साहब फरमाइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो इस वक्त कराची का मौसम चल रहा है, हीट स्ट्रोक तो खैर नहीं है, मगर गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है और धूप भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें छोटे बच्चों की क्या एहतियात की जाए? वैसे ये अली ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जब हम लोग जाते हैं जॉब पे, जहाँ पे भी निकलते हैं, आगे पीछे जाते हैं, तो उसके लिए हमें कि कोई केयर करनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, या कोई ऐसी चीज है सर पे अक्सर गीला कपड़ा भी कहते हैं कि रख के जाना चाहिए, या आपने सुना होगा कि प्याज जेब में डाल लो उससे लू नहीं लगती। तो इस हवाले से बच्चों और बड़ों दोनों के बारे में बता दें, गाइड कर देंगे कैसे केयर करनी चाहिए। ठीक, अली बहुत अच्छा सवाल है और हमें इस तरफ आना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारा वाकई बच्चे अभी एग्जाम्स देने भी जा रहे हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आ रहे होते हैं, सर तप रहे होते हैं इतनी गर्मी में, तो उनको किस तरह से बचाया जाए। मुझे तो याद है ये प्याज वाला टोटका तो अम्मी ने भी हमारे साथ किया कि प्याज रख के ले जाओ जेब में। प्याज, हाँ वो ये एक मिथ है, प्याज साथ रखने, हाँ ये होता है, लेकिन ये कि प्याज को खाना भी बहुत ज़रूरी। दोपहर में हम प्याज का सैलड बना के लाजमी खाएं खानों के साथ, तो आपकी ये वाली कंडीशन है, लू लगने वाली कंडीशन या धूप लगने वाली, उससे बचा जा सकता है, क्योंकि प्याज में सल्फ़र होता है। दूसरी चीज़ ये है कि सत्तू हमारे पास एक आता है, हम सत्तू, हमें नहीं पता, ये आप पंजाब में अगर चले जाएं तो वहाँ बच्चा पी रहा होता है, लेकिन अब मैंने कराची में भी देखा मिलता है, लेकिन बच्चों में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। लेकिन अगर आप अपने घर में बनाइए, आप देखिए, आप जौ का सत्तू लेकर आइए, आप चने का सत्तू लेकर आइए, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता, घर में लाके आपने भून के इसको पीसना ही है ना, पाउडर ही बनाना है आप, लेकिन तवे पे भूनना पड़ेगा आपको। आसानी से मिल रहा है, बिल्कुल आसानी से मिल रहा है। आपने ये दोनों चीज़ें लेनी है, एक एक चमचा एक ग्लास में डालिए और उसके साथ आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ को आपने अच्छी तरह बीटर में डाल लीजिए, ब्लेंडर में डाल लीजिए, अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद थोड़ी देर पानी में रखने के बाद उसके आप पानी और थोड़ा ठंडा मिलाइए, आपका बहुत बेहतरीन सा जूस बन जाएगा। आप देखिएगा बच्चा आपका पिएगा। गुड़ सत्तू दोनों चीज़ें मिला लें, कह रही गुड़ और जौ का सत्तू, चने का सत्तू,
ये दोनों आपने गुड़ के साथ मिलानी है। 3 चीज़ों से आपका सत्तू का शरबत बन जाएगा घर के अंदर, लेकिन आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करके रखनी है। आप ब्लेंड करके थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंड करके रख दीजिए फ्रिज में। जब आपने बनाना है पानी डाला और उसको मिक्स करके आपने पी लिया। आप तीनों चीज़ें बना के रख लीजिए, बेहतरीन है, आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी। सत्तू से याद दिलाया तो याद आ गया कि मेरी वालदा जब हम स्कूल से आया करते तो ये प्याज वाला टोटका उन्होंने भी किया, पता नहीं इफेक्टिव था नहीं किया था, लेकिन बहरहाल हर माँ अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ चाह रही होती है। और दूसरा सत्तू बना के रखती थी अम्मी जी, तो सत्तू आते उसमें बर्फ़ खूब कूट के डाली होती थी और आते ही जो है ना हमें बस होता था कि 5-7 मिनट थोड़ा हवा में बैठो एंड देन वो हम ठंडा ठंडा शरबत सत्तू या जो भी होता था अवेलेबल वो हम फौरी तौर पे पीते थे गर्मी से उसको कोप अप करने के लिए। तो वाकई वो जब लोग पूछते हैं तो अपनी चीज़ें भी याद आती हैं। और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। अच्छा एक और चीज़ है, हम बड़ों में तो सनब्लॉक का इस्तेमाल करने को कह रहे हैं, बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, अभी मेरे बेटे की स्विमिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो जिस दिन वो स्विमिंग करके आता है तो मैं कहती हूँ अल्लाह तुम इतनी गर्मी में, तो क्या ये सनब्लॉक्स वगैरह लगा सकते हैं बच्चों के, या उनकी स्किन टैनिंग को कैसे बचा सकते हैं, इस पर भी आप जो है ना वो गाइड करिएगा हमारा। बट आफ्टर दिस ब्रेक